क्या है? देर आर 3 coins, one is two-headed coin, another is biased coin that comes up head 75% of the time and the third is an unbiased coin. हमारे पास 3 तरह के कॉइन हैं, ठीक है। पहला तो ऐसा कॉइन है जिसमें दोनों साइड हेड है, ठीक है, तो उसको मैं मान लेता हूं इवेंट 1। इवेंट 1 मैंने क्या मान लिया? टू हेडेड कॉइन, ठीक है। फिर दूसरा इवेंट में मान लेता हूं जिसमें एक अनबायस्ड कॉइन है, बायस्ड कॉइन है। पहले वाले में पहले हम एक बायस्ड कॉइन की बातें करेंगे और फिर दूसरा एक और इवेंट है जिसमें एक अनबायस्ड कॉइन है। ये क्लियर है ना? ठीक है, बायस्ड कॉइन और अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, अब देखो ये तो 3 इवेंट हमने मान लिए। इसके बाद वो क्या कह रहा है? वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस इट शोज हेड। ए जो है वो हमारा क्या है? हेड, ठीक है। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेडेड कॉइन में से। 2 हेडेड कॉइन में से हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके, या मैं ये कहूँ हेड आया हो और वो 2 हेडेड कॉइन में से आया हो, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकाल कर देनी है, ठीक है। अब जो 2 हेडेड कॉइन है उसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो ये हमारे पास बेसिकली 3 कॉइन है, इन तीनों कॉइन में ईच कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। 1/3 आया ना? 3 कॉइन है इसलिए ईच की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, ठीक है। अब ए हमारा क्या है? हेड। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की। A/E1 का मतलब है हेड आया हो और फर्स्ट वाले कॉइन पर आया हो। अब फर्स्ट वाले कॉइन में तो दोनों पर ही हेड है, दोनों साइड ही हेड है, तो हमेशा ही हेड आएगा, यानी कि ये कैसा इवेंट हुआ? श्योर इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की बात करो। A/E2 की अगर हम बात करें तो हेड आना चाहिए और बायस्ड कॉइन में से आना चाहिए, तो वो कह रहा है हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% है। बायस्ड कॉइन में हेड कितनी बार आता है? 75%। तो हेड आया हो और बायस्ड वाले कॉइन में से आया हो 75% हो गया। और तीसरा हेड आया हो बट अनबायस्ड कॉइन में से आया हो। अनबायस्ड कॉइन जो जनरली हम लोग यूज करते हैं उसमें हेड होता है या टेल होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड के आने की 1/2 होती है, ठीक है। तो दोनों साइड हेड होगा तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। बायस्ड कॉइन में 75% दे रखी है और अनबायस्ड कॉइन जो होता है हमारा उसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2, ठीक। ये सब हो चुका। अब आपको डिसाइड करना है कि जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कौन से वाले इवेंट के लिए निकालनी है। तो उसने बोला है 2 हेडेड कॉइन। 2 हेडेड कॉइन का मतलब हमें E1/A निकालना है, ठीक है। 2 हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑन द कंडीशन ऑफ हेड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ऊपर अब यही लिखा जाएगा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। और नीचे इन सब की प्रोबेबिलिटी इसी तरह से लिखी जाएंगी, उनका सम कराया जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2, ठीक है, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ठीक है। अब आपके सामने बोर्ड पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। E1, E2, E3 तीनों की प्रोबेबिलिटी है आपके पास और A/E1, A/E2, A/3 भी है। क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाना है, ठीक है।
तो केवल ये वाला पार्ट है जो समझने वाला है बस। और ये समझ में आ गया कैसे करना है। तीनों कॉइन को आप इवेंट मानोगे, इवेंट 1 2 3, ठीक है। उन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, तो 3 कॉइन है, उसमें से ये वाले कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, तो ईच की 1/3 हो जाएगी। और ये वाला पार्ट तो आसान है ही, पहले वाले में दोनों साइड हेड है, तो हमेशा हेड आने के लिए 1 होगी प्रोबेबिलिटी, दूसरे में 75% और तीसरा क्योंकि अनबायस्ड कॉइन है तो 1/2, ठीक है। इस तरह से ये 6 क्वेश्चन की वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ। An insurance company insured 2,000 scooter driver, 4,000 car driver and 6,000 truck driver. तो हमारे पास कुछ तो हैं स्कूटर ड्राइवर, ठीक है, स्कूटर ड्राइवर, और दूसरे कौन से हैं, कार ड्राइवर हैं और ट्रक ड्राइवर हैं, ठीक है, ट्रक ड्राइवर हैं। अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक, ठीक है। स्कूटर वाले कितने हैं, 2000 है, ठीक है, और अपॉन में क्या, टोटल ये ड्राइवर जितने भी हैं काउंट कर लो, टोटल 12,000 है, 2 और 4 6 और 6 12,000, तो कितना हो गया 2000 अपॉन 12,000। कार वाले कितने हैं 4,000, तो 4,000 अपॉन 12,000, और 6,000 ट्रक ड्राइवर है, तो 6,000 अपॉन 12,000, तो ये हमारे पास हो गया 1/6, ठीक है ना। और ये हमारे पास कितना हो गया 1/3, और ये 1/2। तीनों की प्रोबेबिलिटी लिख ली। अब प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद ए डिसाइड करेंगे। वो कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर दिस वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर। तो ए जो होगा वो हमारा क्या है, एक्सीडेंट का होना, ठीक है, एक्सीडेंट, ओके। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ये हमारा इवेंट 1 था, ये इवेंट 2, यहां पर कहीं लिख भी लेना, इवेंट 1, इवेंट 2 और इवेंट 3, ठीक है। अब हमें चाहिए होगा क्या, ए बाई इवन। ए बाई इवन का मतलब एक्सीडेंट हुआ हो और वो क्या हो, स्कूटर ड्राइवर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन में, क्या है 0.01, है ना, इतनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 का क्या मतलब है, एक्सीडेंट हुआ हो और वो कार ड्राइवर हो, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 0.03। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 का क्या मतलब है, एक्सीडेंट हुआ हो और वो ट्रक ड्राइवर हो, उसके लिए हमें दे रखा है 0.15। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में पहले से बताई हुई है, और ये स्कूटर, कार और ट्रक वाले ड्राइवर बताए हुए हैं, इन सब का सम कितना है 12,000, तो इनकी प्रोबेबिलिटी पता चल गई। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर की निकालनी है आप, तो स्कूटर ड्राइवर के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा निकालना है आपको, E1/A, ये आपको निकाल कर देना है। अब इसके लिए बेस थ्योरम अप्लाई करोगे तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है। फिर नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3। जितने भी यहाँ और भी इवेंट होते तो नीचे और भी प्लस होते जाते, और ऊपर ये वाली क्वांटिटी जिसका निकालना है उसी के लिए लिखना है, ठीक है। अब आपके सामने सारी वैल्यू लिखी हुई है, बस आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर लेकर आओगे। कर पाओगे क्या, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज जो समझने वाली है वो आप देख लो कि वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। स्कूटर, कार और ट्रक ड्राइवर हैं, उन सबका सम कितना है 12,000, तो स्कूटर वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2,000 अपॉन 12,000, ऐसी 4,000 अपॉन 12,000, इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। और ये वाली प्रोबेबिलिटी तो पहले से क्वेश्चन में दे रखी है, तो बस वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा,
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूं। क्या है? अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन, मशीन ए और दूसरी मशीन बी। 2 तरह की मशीन है, इन्हीं को मैं इवेंट मान ले रहा हूं, इवेंट 1 और इवेंट 2। क्या बोला है? 60% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी का जो आउटपुट है वो 40% है, ठीक है। फर्दर 2% ऑफ द आइटम डिफेक्टेड बाय ए एंड 1% डिफेक्टेड बाय बी। All the item were put on one stockpile and then one item is chosen at random from this and found to be defective. What is the probability that it is produced by machine B? तो हमारे पास जो 2 मशीन हैं उन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है पहले से। क्या क्या है प्रोबेबिलिटी? मशीन ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोडक्शन कितना करती है? 60%, 60/100 हो गया। और मशीन बी कितना प्रोडक्शन करती है? 40%, तो ये हो गया 40/100, ठीक है। फिर इसके बाद ए हमारा यहां पर क्या होगा? डिफेक्टिव होना, डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव हो और मशीन ए ने बनाया हो, डिफेक्टिव हो और मशीन ए ने बनाया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है हमें कितनी? 2%, 2/100 हो गया, ठीक। और डिफेक्टिव हो और मशीन बी ने बनाया हो, ये कितना है? 1%, तो 1/100 हो जाएगा, ठीक। अब आपको सब कुछ पता है। अब हमें निकालना क्या है? E1 या E2 के लिए? मशीन बी के लिए, ठीक है। यानी कि E2 के लिए हमें बातें करनी है, तो E2/A। इसके लिए बेस थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? PE2 आएगा ऊपर और A/E2। यहां E2 है तो यहां भी E2 वाले आएंगे, ठीक है। और अपॉन में दोनों का सम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखोगे? E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2। और होते यहां पर इवेंट तो और भी ऐड कर देते नीचे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, देखो बिल्कुल एक जैसे लिखे हुए दिखाई देंगे आपको। ऊपर इवेंट लिख लो, A/E1 A/E2 ये निकाल लो, बेस थ्योरम लगाओ। इवेंट लिख लो, A/E1 A/E2 लगाओ, वैल्यू पुट करो। सब में सेम काम होना है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? 2 ग्रुप्स आर कॉम्पिटिंग फॉर पोजीशन ऑफ ऑन द बोर्ड डायरेक्टर ऑफ अ कॉर्पोरेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4। तो 2 ग्रुप हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं और इवेंट 2 क्या? सेकंड ग्रुप ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप के का जीतना हम फर्स्ट इवेंट ले रहे हैं और सेकंड ग्रुप का जीतना हम सेकंड इवेंट ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के विन होने की प्रोबेबिलिटी हमें बता रखी है कितनी? 0.6। और सेकंड ग्रुप अगर विन करता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। Further, if the first group win, the probability introducing a new product is this, and corresponding probability 0.3. Find the probability that the new product introduced by the second group. तो जो इस क्वेश्चन में जो हमारा A है वो क्या है? न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च करना, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? A। अब हमें चाहिए होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यानी कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हो कब? जब कौन जीता हो? फर्स्ट ग्रुप वाले। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है? 0.7, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, A/E2 कितना होगा? A/E2 यानी कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हो बट
कब? जब सेकंड ग्रुप जीता हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3। ठीक, ये भी क्वेश्चन में दे रखी है आपको 0.7 और 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी निकाल कर देनी है वो सेकंड ग्रुप यानी E2 के लिए निकालनी है, E2 बाय, ठीक। और इसका फॉर्मूला PE2 इंटू P A बाई E2, ठीक है। और अपॉन में क्या? PE1 इंटू P A बाई E1 प्लस PE2 इंटू P A बाय E2। ये फॉर्मूला मैं बार बार बोर्ड पर लिख रहा हूं, वो बिल्कुल सेम ही है। देखो यहां पर भी यही फॉर्मूला, यहां पर भी यही फॉर्मूला, कुछ नया नहीं है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। इवेंट ढूंढ लो क्वेश्चन में से, उनकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में बता ही देता है। नहीं बता देगा तो वो आपको सब कुछ बताएगा जरूर, वो क्वेश्चन में आपको निकालनी पड़ेगी या वो डायरेक्टली दे रहा है। तो पिछले 1-2 क्वेश्चन आप देख रहे हो ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी बता रहा हो कितनी कितनी है। इसमें भी प्रोबेबिलिटी बता दी उसने। और जो ए है हमारा उसके लिए भी डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है ना। तो बस वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट a 5 or 6 she toss a coin 3 times. ओके, पहला कोई एक इवेंट यहां पर दिया हुआ है जिसमें क्या आए? 4 और नहीं 5 और 6, क्या आना चाहिए? 5 और 6। अगर 5 आया या 6 आया तो टॉस किया जाएगा 3 टाइम। 3 टाइम टॉस किया जाएगा। 3 टाइम जब टॉस करते हैं तो क्या होता है? हेड 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 आता है, हेड हेड टेल आता है और हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। ये रिजल्ट होते हैं। वो कहते हैं कि एक डाई को फेंकेगी वो, अगर 5 या 6 आया तो 3 बार टॉस करेगी। और सेकंड इवेंट है इफ शी गेट 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, अगर इनमें से कोई नंबर आया तो वो टॉस करेगी एक ही बार। अब एक बार टॉस करने पर क्या रिजल्ट होंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही होगा। यहां तक बात आगे समझना है। डाई को फेंकने पर 5 या 6 आया तो 3 बार टॉस, और 1 2 3 4 आया तो एक बार टॉस। ओके, and note whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly 1 head, what is the probability that she threw 1 2 3 4 with the die? Exactly 1 head के लिए हमें निकालना है। हमारा जो A है वो क्या है? Exactly 1 head, Exactly 1 head, ये है हमारा A। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी निकालना। देखो इवेंट 1 में क्या है? 5 और 6, 2 ही नंबर आ रहे हैं और टोटल नंबर कितने होते हैं डाई में? 6 होते हैं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आंसर है प्रोबेबिलिटी होगी, कहाँ लिखूं? यहां कहीं लिख दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी? 2 बाय 6। अच्छा, इस वाले में 4 नंबर आ रहे हैं तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 4 बाय 6। ये क्लियर है? अच्छा, अब एग्जैक्टली 1 हेड आया हो कब? जब 5 और 6 आए हो। तो इस केस में क्या होगा? तो जब 5 और 6 आया होगा तो 3 बार टॉस किया गया होगा, और 3 बार टॉस किया गया होगा तो एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार आया है वहां पर देख कर बताओ। एग्जैक्टली 1 हेड 1 2 3, कितने मिल रहे हैं? 3, और टोटल रिजल्ट कितने हैं? ये 8। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 3 बाय 8। अब फिर से सुन लो, A बाई E1 का क्या मतलब है? एग्जैक्टली 1 हेड आया हो, लेकिन कब? इस इवेंट पर। तो ये वाला जब इवेंट होता है तो हम कितनी बार टॉस करते हैं? 3 बार। तो उन 3 बार टॉस करने में एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार आया? 3 बार, और टोटल कितना है वहां पर? 8।
और फिर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू। ए बाई ई टू का क्या मतलब है, एग्जैक्टली वन हेड आया हो बट इवेंट कौन सा हो, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जब होगा तो हम एक ही बार टॉस करेंगे, और एक बार टॉस करेंगे तो उसमें एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। ठीक, अब आपके सामने सब कुछ आ चुका। अब वो ये कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखाओ जब एग्जैक्टली वन हेड कब आया हो, 1 2 3 और 4 जब डाई पर आया हो। तो 1 2 3 4 का मतलब कौन सा वाला इवेंट, E2, इस पर निकालना है हमें। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, E2 वाला आएगा टर्म ऊपर, A बाय E2 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ये फॉर्मूला है, आप देखो रिपीटेडली सारी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट यही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 10th वाला क्वेश्चन कर पाओगे। ये आपको इवेंट समझ में आ गए। इवेंट 1 ये है 5 और 6 का आना, इवेंट 2 है 1 2 3 4 का आना। लेकिन इनके साथ और भी एक चीज जुड़ी हुई है कि अगर ये आएगा तो 3 बार टॉस और ये आएगा तो 1 बार टॉस। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आंसर 2/6, क्योंकि 2 नंबर है 6 में से डाई में के, और यहां पर 4 है तो 4/6। फिर हेड के लिए इसमें से देखना है और इसमें से देखना है। क्लियर है, फिर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। अब मैन्युफैक्चर, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 टाइप ऑफ मशीन ऑपरेटर। 3 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। ठीक है, इनको मैं मान रहा हूं क्या क्या, इवेंट 1, इवेंट 2 और इवेंट 3। ठीक है, क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि जो मशीन ए है, स्टार्टिंग में तो डिफेक्टिव आइटम के बारे में बता रखा है, बट बाद में बता रखा है ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ टाइम। 50% टाइम है इसका, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो गई, 50/100। और जो बी वाली मशीन है वो कितनी देर तक काम करती है, कितने टाइम तक, 30%। और सी वाली मशीन 20%, 20/100। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो कैसे करोगे, ए ढूंढो आप। जब आप ए ढूंढते हो वो आपको हमेशा लास्ट लाइन में मिल जाता है। वो कह रहा है अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस बाय ए मशीन। ठीक है, तो जो डिफेक्टिव आइटम है हमारा, डिफेक्टिव आइटम वो हमारे लिए ए हो गया। अब हमें निकालना होगा ए बाय E1। डिफेक्टिव आइटम हो बट वो कहां से आया हो, मशीन ए से। उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही उसने बोला हुआ है 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है ऑपरेटर ए। तो ये कितना हो गया, 1/100। फिर ए बाय E2 की बात करो, क्या होगा बोलो, अदर 2 ऑपरेटर बी एंड सी प्रोड्यूस 5 and 7% डिफेक्टिव आइटम। तो ये 5% वाला है, यानी 5/100। और ए बाय E3 कितना, 7/100। यानी डिफेक्टिव आइटम हो और बी मशीन ने बनाया हो 5% है, डिफेक्टिव आइटम हो और सी मशीन ने बनाया हो 7% है। ये आपको स्टार्टिंग में दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है यहां तक। अब वो पूछ क्या रहा है, डिफेक्टिव आइटम हो बट मशीन ए ने प्रोड्यूस किया हो, तो क्या होगा, मशीन ए के लिए हमने कौन सा इवेंट माना है, मशीन ए को E1, और डिफेक्टिव आइटम की कंडीशन पर निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, बेस थ्योरम अप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसे लिखोगे सबसे पहले, और नीचे यही चीज फिर से रिपीट करोगे बट सारे इवेंट के लिए। जैसे पहले तो E1 से ही स्टार्ट करोगे, ए बाय E1 प्लस E2, ए बाय E2 प्लस E3
एंड A/E3। ठीक है, यहां आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आपके आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। कर पाओगे क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको तीनों मशीन के लिए प्रोबेबिलिटी बता रखी है और डिफेक्टिव आइटम के लिए भी उसने प्रोबेबिलिटी पहले ही बता दी क्वेश्चन में, तो बस वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज का एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया था लास्ट क्लास में, वो भी इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। सबसे पहली वाली लाइन को पहले तो माइंड में भर लो अच्छे से कि एक 52 कार्ड का पैक था, उसमें से एक कार्ड खो चुका है। ठीक है, अब कितने कार्ड बचे हैं? 51। अब पढ़ो आगे। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। ठीक है, अब जो बच गए थे 51 कार्ड, उसमें से 2 कार्ड निकाले रैंडमली और वो दोनों कैसे हैं? डायमंड के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। अब जो कार्ड खो गया था उसके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो क्वेश्चन क्या है? एक 52 कार्ड का पैक है, उसमें से एक कार्ड खो गया, हमें नहीं पता कौन सा खो गया। ठीक, बाकी के जो बच गए 51 कार्ड, उसमें से 2 कार्ड निकाले गए और दोनों कैसे थे? डायमंड। अब आपको यह बताना है कि जो कार्ड खो चुका है उस कार्ड के डायमंड होने की अब क्या प्रोबेबिलिटी है। जबकि हमने 51 में से खींचे हैं तो दोनों डायमंड आए, तो जो खो चुका है उसके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो मैं बोर्ड पर 2 इवेंट मान रहा हूं। पहला तो इवेंट में लेकर चल रहा हूं कि जो कार्ड है, जो हमारे पास 51 कार्ड बचे हुए, उन 51 कार्ड में से जब हम कार्ड को निकाल रहे हैं तो उनका डायमंड होना, और दूसरा मान रहा हूं उनका डायमंड ना होना। ये 2 इवेंट में मान रहा हूं। ठीक है, इवेंट डायमंड का होना, ठीक है, और E2 नॉट डायमंड। ठीक है, ये मैं लेकर चल रहा हूं। ओके, अब क्या बोला हुआ है उसने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड। लॉस्ट कार्ड की बातें करनी है। ठीक है, ए आप किसको लिखोगे? लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। ठीक है, ये हमें दिखना है। तो ए आपको क्लियर हो गया। ए क्या है हमारे लिए? जो लॉस्ट कार्ड खोया हो वो किसका हो? डायमंड का हो। ठीक है, ये हमने ए मान लिया। अब आपको 1 बाय 1 इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड बोलो क्या होगी? डायमंड कितने होते हैं? 13। डायमंड कितने होते हैं? 13। और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। और डायमंड के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलो। 1 में से माइनस कर दो इसको। 1 में से माइनस करोगे तो कितना बच जाएंगे? बोलो। 39/52 आया ना? कितना बचेगा? 39/, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो हो गया डायमंड का होना और डायमंड का ना होना। ठीक, फिर अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। जो कार्ड लॉस हुआ हो वो किसका हो? डायमंड का हो। अब मान लो जो कार्ड लॉस हो चुका वो डायमंड का हुआ, तो अब हमारे पास जो 51 कार्ड थे, है ना, 51 कार्ड, उसमें कितने डायमंड बचे होंगे? 12। कितने बचे होंगे? 12 बचे होंगे। उन 12 में से 2 कार्ड डायमंड के आए होंगे, क्योंकि 2 कार्ड जो आए थे वो कौन से आए थे? डायमंड के। तो एक कार्ड जो खोया था अगर वो डायमंड का हुआ, तो जो 2 कार्ड डायमंड के आए हैं वो किस में से आए होंगे? 12 में से। किस में से आए होंगे? 12 में से। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि अब जो 2 कार्ड सेलेक्ट हो रहे हैं वो 12 में से हो रहे हैं। ठीक है, और टोटल कार्ड कितने बचे हुए हैं? 51। कितने कार्ड हैं? तो 51 में से सेलेक्ट हो रहे हैं 2 कार्ड। अब हम यहां पर कॉम्बिनेशन का यूज क्यों कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन का यूज इसलिए कर रहे हैं हम
कि हमारा दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि जो कार्ड खो गया है अगर वो डायमंड का है, ठीक है, तो अब हमारे पास बची हुई क्वांटिटी कितनी है, 12। उस 12 में से भी हमें 12 की 12 नहीं लेनी है, कितनी लेनी है, 2। अगर सारे लेने होते तो सीधा सीधा क्या हो जाता, 12/51। अब लेकिन जो बचे हुए 12 हैं उसमें से 2 कार्ड डायमंड के लेने हैं, तो वो जो 2 कार्ड चूज होंगे वो किस में से होंगे, 12 में से, है ना। और टोटल जब लिखोगे तो टोटल 51 में से 2 कार्ड चूज हो रहे होंगे, तो इसलिए यहां पर किसका यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन का। ठीक, अच्छा, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की बात करो। A/E2 का क्या मतलब है कि लॉस्ट कार्ड क्या हो, डायमंड हो, है ना, और E2 हमने किसको लिया है, नॉट डायमंड। यानी कि इस बात का मतलब ये हो गया कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड ना हो, लॉस्ट कार्ड डायमंड ना हो। E2 का मतलब भी नॉट डायमंड है, और A क्या है हमारा, लॉस्ट कार्ड डायमंड ना हो। तो इसका मतलब जो लॉस्ट कार्ड जो डायमंड अगर नहीं हुआ तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, टोटल 13 के 13 ही रहेंगे, हाँ या ना। अगर लॉस्ट कार्ड हमारा डायमंड नहीं हुआ तो हमारे पास कितने कार्ड बचे होंगे, 13। क्लियर है ये बात। तब हमारे जो 2 कार्ड आ रहे होंगे वो किस में से आ रहे होंगे, 13 में से, हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, 13 में से चूज हो रहे होंगे कितने कार्ड, 2 कार्ड, और टोटल 2 कार्ड किस में से चूज हो रहे होंगे, 51 में से। जो कार्ड खो गया है वो डायमंड का नहीं है, बट वो है तो हट तो गया ना वहां से, तो टोटल तो अभी भी कितना है, 51। तो 2 कंडीशन है हमारे पास, एक तो ये कि जब कार्ड खो गया हो तो वो डायमंड का हो, ठीक है, डायमंड का अगर हुआ तो अब 2 कार्ड जो बचे हुए 12 में से निकलेंगे, और अगर वो खोया हुआ कार्ड अगर डायमंड का नहीं हुआ तो जो 2 कार्ड आप डायमंड के निकाल रहे हो वो किस में से निकलेंगे, 13 में से निकलेंगे। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो हमें डायमंड का होना निकालना है किस कंडीशन पर, लॉस्ट कार्ड की कंडीशन पर। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये आप फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनो, हमारे पास टोटल 52 कार्ड हैं, उस 52 कार्ड में से एक कार्ड खो चुका है, कितने कार्ड बचे हुए हैं, 51 कार्ड। ठीक, 51 कार्ड में से 2 कार्ड निकाले गए, वो दोनों कार्ड डायमंड के ही हैं। किसके हैं, डायमंड के ही हैं। ठीक है, यहां तक बात आगे समझना। अब हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो ये लॉस्ट कार्ड था, उस लॉस्ट कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, ओके। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने कहा ऐसा करते हैं हम कि हमारा जो इवेंट है, जो 52 पैक है, अभी जब खोया नहीं है उससे पहले की बातें करो, 52 पैक में से हमने इवेंट 1 लिया डायमंड का होना और डायमंड का ना होना। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब डायमंड का होना मतलब यहां पर डायमंड का होना और ना होना भी लॉस्ट कार्ड के बारे में ही है। लॉस्ट कार्ड किसका होना, डायमंड का होना, और लॉस्ट कार्ड क्या ना होना, डायमंड का ना होना। तो ये इवेंट 1 और 2 भी वही हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में जब इनको लिया है तो हमने इनको इस तरह से लिया है कि जब डायमंड हो, अगर डायमंड अगर मतलब डायमंड अगर होगा कार्ड तो वो किस में से चूज हुआ होगा, 13 में से ही खोया होगा। 13 ही तो डायमंड होते हैं, डायमंड कार्ड कितने होते हैं, 13। तो जो लॉस्ट कार्ड खोया होगा वो कितने में से खोया होगा, 13 में से। तो उसके लॉस्ट कार्ड के डायमंड खोने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 13/52। ठीक, अगर लॉस्ट कार्ड जो खोया था हमारा, जो लॉस्ट कार्ड था वो अगर डायमंड में से नहीं लॉस्ट हुआ होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आंसर है 39/52। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास ये दोनों टर्म आ गए। अब यहां पर आपने क्या किया, ऐसा लिख लो कार्ड, अब जो ए लेकर चल रहे हो वो क्या है हमारा, लॉस्ट कार्ड। लॉस्ट कार्ड हो बट वो क्या हो, डायमंड का हो। तो लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड का है तो बचे हुए कार्ड कितने हैं, डायमंड के सिर्फ 12, उसमें से वो 2 निकले होंगे और टोटल 51 में से 2 निकले होंगे।
लॉस्ट कार्ड हो बट वो डायमंड का नहीं था, तो यानी कि डायमंड सारे के सारे हैं अभी भी 51 में, तो 13 में से वो 2 निकल कर आ गए होंगे। ठीक है, अच्छा हमें सारे के सारे नहीं निकालने थे, अगर 13 के 13 निकालने होते तो सीधा सीधा 13/51 होती प्रोबेबिलिटी, लेकिन 13 में से भी कितने निकालने हैं 2, तो इसलिए कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद उसने बोला कि लॉस्ट कार्ड हो और किसका हो, डायमंड का हो। ये आप बेस थ्योरम लगाओगे और आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? प्रोबेबिलिटी कितनी है 13/52 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 है। अब A/E1 हमारा ये चल रहा है, तो इस A/E1 को साइड में कहीं सॉल्व कर लेते हैं। 12C2, देखो NCR का जो फॉर्मूला होता है वो आपने 11th लेवल पर पढ़ा था, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। अब हमारे पास क्या है 12C2, तो क्या आएगा 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 12 माइनस 2 यानी कि 10 का फैक्टोरियल। ठीक, अब 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। और नीचे क्या चल रहा है 2 के फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 और इंटू में क्या चल रहा है 10 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, कितने टाइम 6 टाइम, तो कितना बन गया ये 66। तो जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये कितना आया है 66 आया है। ठीक है, अच्छा और नीचे वाले इस पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 51C2 का मतलब कितना हो गया 51 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल और 51 माइनस 2 कितना 49 का फैक्टोरियल। अब क्या लिखोगे 51 इंटू में कितना 51 इंटू में क्या 50 और इंटू में क्या 49 का फैक्टोरियल और अपॉन में क्या चल रहा है 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 और इंटू में 49 का फैक्टोरियल चल रहा है। ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करा दो, कितने टाइम 25 टाइम। ठीक है, और 25 इंटू 1 कितना 25 है ना, और 25 इंटू 5 125 और 20 कितना हो गया 145। ठीक है, तो ये आ गया 1455। ठीक है, जिस तरह से मैंने ये क्वांटिटी सॉल्व की है इसी तरह से ये वाली क्वांटिटी सॉल्व हो जाएगी। नीचे वाले टर्म तो दोनों में सेम ही है 1455 और 13C2 आप कैसे निकालोगे 13 फैक्टोरियल चल रहा होगा, यहाँ कहीं लिख देता हूँ 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 11 का फैक्टोरियल। तो इसको जब सॉल्व कर रहे होगे तो क्या आ रहा होगा 13 इंटू 12 11 का फैक्टोरियल तो कटी क्या होगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, 96 अपॉन 1455। अब बस वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाओ इन सब की और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से ये 12th नंबर क्वेश्चन करोगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ इज 4/5, अ कॉइन इज टॉस्ड, a reports that a head appears, the probability that actually there were head। ओके, देखो कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, वो ट्रुथ अगर बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ए के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारा इवन इवेंट है, कितनी है 4/5। ठीक है, ए का ट्रुथ बोलना। तो मैंने माना कि ए जब ट्रुथ नहीं बोल रहा हो तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो मैंने सेकंड इवेंट मान लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 4/5 कितना 1/5। ठीक, अब हमारे लिए ए क्या है हेड, हेड का आना हमारे लिए क्या है ए। तो अब हमें क्या लिखना है A/E1। ए हमारा क्या होगा हेड, A/E1 का क्या मतलब हेड आया हो और वो सच बोल रहा हो, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब वो सच बोल रहा हो तब भी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी, वो मैं कह रहा हूं वो झूठ बोल रहा हो तब भी हेड का क्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी 1/2। आया ना, क्लियर हो गया। अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की बात करूं,
ए बाई E2 का मतलब हेड का आना और वो झूठ बोल रहा हो, तो उसके झूठ बोलने या सच बोलने से कोई फर्क पड़ता है? हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी हमेशा? 1/2। मैं एक कॉइन को टॉस करूं और मैं देख लूं और आपको कुछ भी बोलूं, सच बोलूं या झूठ बोलूं, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/2। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। ठीक है, दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A। ठीक है, ये आपको निकाल कर देना। कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। जब वो सच बोला हो और क्या आ गया हो? हेड ही आ गया हो वास्तव में, यह हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। ठीक है। E1 कितना है? 4/5। A बाय E1 कितना है? 1/2। फिर से यही आएगा 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2, ऊपर 4/10, नीचे एलसीएम तो नीचे भी 10 ही आएगा, और 4 और 1 कितना? 5। तो आंसर कितना आया? 4/5। तो ये ए वाला जो पार्ट है ये इसका ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? कोई एक पर्सन है ए, उसके जब वो सच बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5। और वो मैंने सेकंड इवेंट मान लिया कि वो सच नहीं बोल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 हो गई। अब वो कह रहा है कि जब पर्सन ए सच बोलता है तब एक मतलब वो एक टॉस कर रहा है, टॉस करने पर वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। टॉस करके वो देखकर बताता है कि हेड आया या नहीं आया। ठीक है, तो हेड आना ही हमारे लिए क्या हो गया? ए। तो हेड आया हो और वो सच बोल रहा हो, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। अब वो उसके सच बोलने और झूठ बोलने पर फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हेड हमेशा प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी। अगर ये क्वेश्चन टेल के बारे में होता तब भी टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती। अब फिर उसने बोला है कि वास्तव में ही हेड आया हो। वास्तव में हेड आया हो का मतलब कि वो सच बोल रहा हो और क्या आया हो? हेड आया हो। तो E1/A आपको निकाल कर देना है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में वो कह रहा है A और B दो इवेंट हैं, जबकि A सबसेट है B का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ये आपको बताना है। देखो, अगर A सबसेट है B का, तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता होगा बोलो? B के। अगर A सबसेट है B का तो A और B में से अगर कॉमन निकालेंगे तो वो नहीं, सॉरी, B के इक्वल नहीं, A के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई एक सेट है 1 2 3 और B एक सेट है कितना? 1 2 3 4 5। तो A सबसेट है B का, है ना। अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो वो क्या आएगा इसका आंसर? 1 2 3, जो कि किसके इक्वल होगा? A सेट के इक्वल। तो अगर A सबसेट है B का तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पर आंसर क्या आएगा? A। क्लियर हो गया। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी ये होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल रही होगी बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A की। बोथ साइड प्रोबेबिलिटी हमने करा लिया। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B अगर हमें निकालना होता A कंडीशन की B पर, तब यहाँ पर क्या लिख रहे होते हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके, इसके अपॉन में क्या आता? प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है बोलो? और अपॉन में क्या चल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ? क्वेश्चन में उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस बात का मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, या तो वो 1 के इक्वल होगी या फिर वो 0 के इक्वल होगी। ऐसा ही होता है।
प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, जैसे बी की हम बात करें तो क्या रही होगी, तो आंसर है लेस देन या इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या 0। बट उसने इस क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, कौन सी, 0 के इक्वल नहीं है। तो अब 0 के अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब पी भी लेस देन या इक्वल्स टू किससे रहा होगा, 1 से। क्या रहा होगा, लेस देन या इक्वल्स टू 1। तो ये बात हमें क्लियर है क्वेश्चन को देखकर, इस लाइन को देखकर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू 1 रही होगी। ग्रेटर देन तो 0 होगी ऑफ कोर्स, बट इक्वल्स टू 1 सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 तो रही होगी बट इक्वल्स टू 0 नहीं है, ये उसने बता रखा है। तो इस बात का मीनिंग हमने ये निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड पी बी से डिवाइड करा रहा हूं, पी बी से बोथ साइड डिवाइड करा रहा हूं, तो इधर क्या बचा होगा 1 और इधर क्या आ गया होगा 1 अपॉन पी बी। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। अब बोथ साइड पी ए से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो इधर क्या आ गया होगा बोलो, पी ए, और इधर भी क्या चल रहा होगा बोलो, पी ए अपॉन में क्या, पी बी। ठीक है यहां तक बच्चों। अब पी ए अपॉन पी बी आपने पहले ही सिखा दिया था, ये क्या होता है, पी ए बाय बी, है ना। पी ए अपॉन पी बी कहीं पर लिखा हो, से क्या लिख सकते हैं, पी ए बाय बी। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो लेस होगी या इक्वल होगी किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी से। तो इनमें से देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, या मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ग्रेटर है किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से, ए सबसेट है बी का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी भी आपस में इक्वल होगी। अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपस में इक्वल होगी, ठीक। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी हो ए की बी की कंडीशन पर, तो ये फॉर्मूला हुआ करता है। बट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए के इक्वल है, तो वो यहां लिख दिया। इसको हमने एक इक्वेशन मान के यहीं छोड़ दिया, ठीक। अब हमने ये वाली लाइन को पढ़ा, इससे हमें ये समझ में आया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है 1। फिर अपनी तरफ से कुछ स्टेप कराए ये क्वांटिटी बनाने के लिए, ठीक है। क्या क्या स्टेप कराए, पी बी से डिवाइड करा दो क्योंकि पी बी नीचे चाहिए, फिर पी ए से मल्टीप्लाई करा दो क्योंकि पी ए ऊपर चाहिए, फिर इस क्वांटिटी को हम ये लिख सकते हैं, और इससे हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कराओगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।